जागृति करने के लिए जो काम करना चाहिए था, जिस स्तर पर करना चाहिए था, जिस स्तर तक संभव था, वो काफ़ी हद तक कर लिए। और अभी पर्यावरण और संकट का लोगों के बीच में काफ़ी असर दिख रहा है। अब उसको संगठित रूप से आगे कैसे लेके जाए, क्योंकि मार तो पड़ रही है, आगे कैसे जाना है, उसकी बात हमारे तरफ से एनएससीपीएम के मंच की तरफ से करनी चाहिए, है ना। तो मेरा, हम लोग कल रात को अमृता जी और सागर भाई हम लोग ऐसे ही गप लड़ा रहे थे, बैठे बैठे बात कर रहे थे। उसमें आंदोलन के भीतर रिसर्च और डेटा की कमी को लेकर हमारी बात हो रही थी। तो कुछ ऐसे साथियों को, यंग साथियों को, नौजवान साथियों को उसमें लगाया जा सकता है। तो एनएचसीपीएम के पास ऐसे एलिमेंट्स है, आपको यहाँ वहाँ दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं। हमारे पास जश्न है, आया नहीं लेकिन है ना। फिर एकता भी है, आज सुबह मेरी उससे बात थोड़ी हुई। ऐसे जो लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं जो प्रोफेशनली स्किल्ड है, उनको मालूम है, लेकिन हम उनको इस काम के दिशा में ले नहीं जा रहे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस प्रकार के हमारे इर्द गिर्द के जो नौजवान लोग हैं उनको थोड़ा बिठाकर बैकग्राउंड में से ही कुछ रिसर्च रिलेटेड वर्क उनसे करवा दिया जाए। जो फ्रंट में आ सकते तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन जो फ्रंट में नहीं आ सकते मान लो अभी, तो वो बैठे बैठे बैकग्राउंड में रहकर हमारे लिए कुछ डेटा कलेक्ट करना, कुछ विषयों पर हमारे लिए कुछ 1-2 पन्ने का ही सही डॉक्यूमेंट तैयार करके देना, ताकि उसको फिर मूवमेंट के परिप्रेक्ष्य में हम उसको रीड्राफ्ट करके लोगों के बीच में लेके जा सकें। तो बैकग्राउंड में ये सारी चीजें हमारे पास आनी चाहिए। आगे थोड़ा मैं एम्बिशियस होकर सुझाव दूंगा कि एनएचसीपीएम की तरफ से जिस तरह से सराफ साहब के कलेक्शन हमने पब्लिश किए, लोगों के बीच में हम लोग लेके गए, उसी तरह से वर्तमान पर्यावरणीय संकट को देखते हुए उस पर एनएचसीपीएम की तरफ से इस तरह की रिसर्च आधारित बुकलेट्स आम लोगों की भाषा में वो पब्लिश की जाए। वो काम आप नहीं करना है, जो फील्ड पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनको उसको प्रायोरिटी में नहीं करना है। हमारी ये वाली जो टीम हो सकती है बैकग्राउंड पे, वो जो उसको वर्कआउट करेगी वो करे, उसमें फिर उसको जिस दिशा में ले जाना है उस प्रकार उसको आप एडिटिंग वगैरह जो भी संस्कार करते हैं वो करते हुए किया जा सकता है। ये मेरा एक एनएचसीपीएम के कॉन्टेक्स्ट में एक सुझाव के रूप में आया। बाकी आरके साहब ने जो बातें रखी उसके साथ तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो फॉलो किया जाए। तीसरा जो जी, युवा भारत और सपाक में भी वो हमें तो आपने ठीक किया है। आप इन 2 शब्दों में युवा भारत और आदिवासी, मैं उस पर ही आ रहा था। अच्छा हुआ सज्जन कुमार जी ने ही सपाक का नाम दिया है ना। तो साउथ एशियन पीपल्स एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक रेनबो कोएलिशन हम सब ने मिलकर खड़ा किया। उसके 2 सम्मेलन हैदराबाद में और बाद में केरल में हमने किए थे। और रेनबो कोएलिशन चलाने की जो दिक्कतें होती है वो दिक्कतें हम लोग झेल रहे, फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका एक एडवांटेज ऐसा है कि तमाम तरह के संगठन और इंडिविजुअल्स एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। एनएचसीपीएम अगर पीपल्स मूवमेंट है तो सपाक के भीतर आंदोलन की, वैचारिकता की दिशा को लेकर, पर्सपेक्टिव को लेकर आदान प्रदान और सीखने सिखाने वाला एक दौर उसमें चलाया जा सकता है। तो सपाक के स्तर पर हम लोग वो काम 2 सम्मेलनों में कुछ हद तक कर पाए। केरल का सम्मेलन उतना सफल नहीं हुआ, ये भी हम लोग मान के चलते हैं। मेरा एक ठोस प्रस्ताव है, सपाक को बनाने में, उस तरह का रेनबो कोएलिशन खड़ा करने में युवा भारत, आदिवासी भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद, एनएचसीपीएम ऐसे लोगों की भी एक भूमिका रही है। सागर धारा जी, सुदर्शन राव, अपने केरल वाले क्या साथी, सौम्य दत्ता और केरल वाले सहदेव, तो इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन हम लोग भी उसमें रहे ना, सब लोग, तो उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, उसको रिबिल्ड करना चाहिए और उसको नए सिरे से खड़ा करना चाहिए।
इस लिहाज से कि हम उसको नहीं चलाएं, लेकिन हम नए लोगों को चलाने के लिए उसको हस्तांतरित कर दें, ताकि उसमें एक नया पर्सपेक्टिव आ जाए। कहीं ना कहीं हमारा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बैकवर्ड होते जा रहा है क्या, ऐसा एक सवाल है। तो इस बहाने से हमारा भी एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, हम भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। तो सपा के एजेंडे को भी आगे हमको पुश करना चाहिए, ये मेरा एक प्रस्ताव है। केरल में एनएचसीपीएम की भूमिका थी कि हम उसमें रहेंगे, लेकिन अगुवाई वगैरह कुछ करेंगे नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मेरा इस सदन में, क्योंकि एक कमेटी और आपका एक्सटेंडेड है, ऐसा आप भूमिका मत लीजिए। आपकी भूमिका में बदलाव लाइए और कहिए हम अगुवाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सक्रिय भूमिका रहेगी, इस भूमिका पर आ जाएगी, क्योंकि उसको पुश करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये सपा वाली बात है। तीसरी और चौथी बात जो है संगठन में युवा भारत और आदिवासी एकता परिषद की, तो उसमें युवा भारत का जो संगठन है अब बहुत ही बैकफुट पर है, तो उसको भी धक्का मार के आगे पुश करने की जिम्मेदारी मेरे जैसे लोगों की है। हम रिग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो उसका हो जाएगा, जिसमें एनएचसीपीएम के भी कोई साथी दिशा देने के लिए, बात रखने के लिए वहाँ जरूरी, जैसे हम लोग पहले करते आए। युवा भारत की बात कर। चौथी जो बात है आदिवासी एकता परिषद की, आपने छेड़ दी। तो भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद के स्तर पर अभी फिलहाल हम लोग आंदोलनों में लगे हुए हैं। ये आंदोलनों का फेज दौर अभी आने वाले दिनों में खत्म ही हो जाएगा। एक हद से आगे हम लोग इन लड़ाइयों को सस्टेन नहीं कर सकते, जितना खींच सकते थे उतना खींच लिया, ये हकीकत है। हालांकि ये बात हम लोग बाहर नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड हो रहा तो भी लेकिन हम मान के चलते हैं, हमको मालूम है असेसमेंट हमारा अपना एक होता है। भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद का जो प्रकृति के साथ उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग है आदिवासी संगठन का, उसके ऊपर तो लगातार काम चलते रहता है, लेकिन आदिवासी इलाके के बाहर व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय संकट को लेकर क्या चल रहा है, इसका जो एक्सपोजर है वो आदिवासी एकता परिषद के साथियों को भी उसकी जरूरत है। इसलिए यहाँ पर संगठन के एक अध्यक्ष के नाते यहाँ पर आए हुए हैं। दत्ता सांबरे जो है पालघर जिला के अध्यक्ष है, तो वो संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो व्यक्ति के नाते नहीं है यहाँ पर, है ना। या आर्य के आंदोलन से जुड़े हुए मनीषा है, ये लोग, इनको हम लोग कॉन्शियसली, अमृता जी ने कॉन्शियसली इनको लिया, क्योंकि वो सारा रिफ्लेक्शन उसमें आ जाना चाहिए। तो वो भी एक प्रक्रिया चलेगी। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग में एनएचसीपीएम की ये भूमिका होनी चाहिए। नंबर एक, अब तक जो बातें हुई कि अंदरूनी स्तर पर हम जहाँ है और जो भी मंच हमारे पास है, वो खेती बाड़ी से लेकर तमाम चीजें हो सकती है, उन सारे फ्रंट पर उसको एक्टिवेट करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, कम से कम ये 3, और जहां कहीं भी संभव वहां पर एनएचसीपीएम का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्टअप करने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए और लोगों के बीच में, पब्लिक डोमेन में ज्यादा से ज्यादा भी कार्यक्रम करने की तरफ चले, ताकि नए नए लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जो आर के साहब ने कहा, तो उसके रिपीटेशन में नहीं जाता हूँ। नंबर 2, देश भर में, जैसे सार्क लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे देश भर में पर्यावरणीय संकट को लेकर जो काम करने वाले तमाम समूह है ना, उनके साथ हमारा एक रिश्ता इंडिपेंडेंटली हम लोग बढ़ा है, और इन सबको लेकर सपा जैसे लूज कोएलिशन के फ्रेम में हम लोग आए, ताकि कुछ ठोस एजेंडे आपस में भी चलते रहे और एक लूज कोएलिशन में बड़ी बातें चले। बड़ी बातों को चलाना भी उतना ही जरूरी है, और जब संघर्ष का समय आएगा तब फिर ये ठोस लेवल पे जो नेटवर्क में आए हुए संगठन है वही काम करेंगे। लेकिन चर्चा के लिए तो हमको बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ठोस रूप से प्लानिंग के लिए एक सुझाव है, जो कार्यक्रम तय है वो कार्यक्रम करे, लेकिन इसको अभी कॉन्शियसली उस दिशा में हम लोग लेके चले। तो शिफ्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। प्रचार चलता रहे जो अब तक करते रहे, लेकिन प्रचार को अभी संगठित करने की और उसको दिशा देने की जरूरत है। उसमें कई सारे आंदोलन नए मुद्दों पे खड़े हो सकते हैं। आखिर में जो आप बीकानेर की हम लोग ने सोलर की उसकी बात करिए, वर्कआउट करने की कोशिश की जाए, होगा नहीं होगा कितना होगा वो बात की बात है,
लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। अब जिस दिन इस तरह से लड़ाइयों में हम लोग दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना, तो उसके इर्द गिर्द लोगों का रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि पर्यावरणीय संकट को लेकर आवाज कौन उठा सकता है। पॉलिटिकल फोर्सेस अगर वो मैनिफेस्टो में लिखते भी है तो उसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है आजकल। तो राजनीतिक दल लिखने लगे उनके मैनिफेस्टो में, करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उसको लोग पॉजिटिवली ले रहे। तो हम तो उस एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं, तो हम ज्यादा प्रमुखता से उसमें विजिबिलिटी हमारी बढ़ाए। जी धन्यवाद। एक फिल्म का एक डायरेक्टर पास बुआ है, तो उसको पूछते हो तेरे पास क्या है, वो कहना मेरे पास माँ है, जिससे हम सब पैदा हुए। मेरे पास वो है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है और कुछ नहीं है, पर मेरे पास माँ है। इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी उसने बगाड़ पैदा किया है, चाहे नेचर ने किया है चाहे सोसाइटी में किया है, उसको ठीक करने का एक प्रोग्राम है, एक एजेंडा है। उस एजेंडे को हम कैसे लोगों में लेकर जाएं, ये हमारा करने का काम है। इसलिए उसके बारे में एक तो देखो, जितने भी हम ख्याल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ख्याल व्यक्ति है जो किसी एक मुद्दे पे, प्रकृति के या समाज के किसी एक मुद्दे पे भी काम करते हैं, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बनाना, हमारा तालमेल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी अभी जो लद्दाख वाले कभी किसी मूवमेंट में आए ही नहीं थे, जे कश्मीर जम्मू कश्मीर में हम बहुत देर से जाते आते थे, कोई लद्दाखी नहीं थी मिलता। अब देखो वो मूवमेंट की उन्होंने, तो उनके साथ हमारा एक एसोसिएशन हो गया, सोनम वांगचुक के साथ भी हो गया, उसकी टीम के साथ भी हो गया, और उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया कि कोई बड़ा प्रोग्राम करोगे आप बुलाओगे तो हम आएंगे। और हमारे से भी उन्होंने कमिटमेंट ली है कि अगर हम कोई प्रोग्राम लद्दाख में करेंगे, भाई ठंड में आपको आना पड़ेगा। इसलिए ये मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है कि जितने भी हम ख्याल लोग हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रांत लेवल के हों, एरिया लेवल के हों, देश लेवल के हों, सार्क लेवल के हों या दुनिया लेवल। ये हमें पूरा कोऑर्डिनेशन बनाना। एक बात जो आई थी जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सबको ये करो, वो सब फेसबुक चलाओ, सब ये चलाओ, वो चलाओ, जैसे हरेक के काम का मतलब मेरे को कहो तो फेसबुक भी चला और पब्लिक मीट में भी कर, मेरे से नहीं तना होना था, ना ही मेरी आदत में। और एक मेरे को और बहम फंसा हुआ है, अगर कोई निकाल सके बाद में, मीटिंग के बाद में वो निकाल दे। मेरे को ये लगता है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है ना, एआई से लेकर, ये आदमी को आइसोलेट कर रही है समाज से। मोबाइल देखो, मोबाइल ने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब उसको अलग थलग कर दिया। मतलब 5 लोग घर में बैठेंगे यार, पांचों के पास मोबाइल है, वो अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, वो उस पर अंगूठे मारे जाते हैं, सांझी बात कोई करते ही। पर उससे क्या हो रहा है, जो कह रहे ना यूथ नशे की तरफ जा रहा है, वो नशे की तरफ जा नहीं रहा, नशे की तरफ धकेला जा रहा है। कि जब वो आइसोलेट हो रहा है तो करेगा क्या, एसी लगा दिया और मौसम भी अनुकूल हो गया और आपके हाथ में मोबाइल भी दे दिया, ठीक है, आप कट गए दुनिया से, आइसोलेट हो गए दुनिया से। और अब तो दोस्तों मित्रों के साथ कोई इधर उधर भागने के लिए, कोई उधर सैर शूर करने के लिए, जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। जब हम पढ़ते थे तो हम कितने कितने दिन इकट्ठे दोस्त पढ़ते थे और इधर उधर जाते थे यार, एसोसिएशन होती थी। इसलिए इस टेक्नोलॉजी से बच के रहना, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा मत के
इसको अवॉइड करना शुरू करो। जेनेक्सो ने एक वो कराया है एक सर्वे, उसने कहा है कि हमारा यूथ 39% यूथ वो है जो 1 से 3 घंटे मोबाइल चलाता है, और 46% हमारा यूथ वो है वो 3 से 6 घंटे मोबाइल चलाता है, और 15% हमारा यूथ ये है कि जो 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाता है। इससे क्या हो रहा है, उन्होंने 3 बातें बताई है कि दिमाग की एकाग्रता भंग हो रही है, क्रिएटिविटी कम हो रही है, और डिप्रेशन आ रहा है। इसलिए कॉन्शियसली ये आप काम करना पड़ेगा कि हम इतना टाइम 24 घंटे में इतना टाइम इसको ऑफ करके रखेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, तब जाके काम चलेगा। इंडिया वाले मान गए बाबा जी। तो इसके लिए मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हमने जो प्लानिंग की है इसका एक काम जब सौखे से सबने करना है, वो ये है कि जब हम इस मीटिंग में से जाएंगे सबसे पहले तो सब घर ही जाएंगे, कोई 1-2 को छोड़ के। तो पहले तो ये है कि घर की मीटिंग जरूर करो कि हम 2 दिन गए 3 दिन गए वहां लगा के आए, हमने किया क्या, अपनी फैमिली में आपके कितने मेंबर हैं, वो सारे बैठते हैं नहीं बैठते, कितनों को आप बैठा सकते हो, बीवी को तो बैठा ही लो यार थोड़ा, और पूरा बताओ कि हम जे करके आए हैं 3 दिन। अगर हम घर की मीटिंग नहीं कर सकते ना, लोग आएंगे फलान आएंगे यार, जिनके साथ हर समय रहते हो 24 आवर्स रहते हो, उनके साथ भी तो इंटरेक्शन होना जरूरी है ना। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि जब ते ही हमारा पहला काम आराम करने के बाद, ऐ नहीं है कि आप अभी सोना है तो जाकर आराम करना है, खाओ पियो आराम करो, लेकिन जब भी आप थोड़ा उचित समझो तो घर वालों की मीटिंग जरूर करो, उनको ये समझाओ कि ये 4-5 बातों के बारे में हमारी बात हुई। तो इसलिए ये सेशन है जो हमारा, इसके बाद इसमें हमने मतलब सार्क की प्लानिंग भी कर ली और अलग अलग कंट्रियों की भी कर ली, अपने कंट्री की भी कर ली और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी कर ली। इसलिए उस जो भी प्लानिंग की है, जिसके दिमाग में जो भी प्लानिंग है, वो उसको एजुकेट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए वो पूरी समर्था के साथ लगे। ये इस मीटिंग का अपनी का जो इस एजेंडे का सार निकलता है। आप सबका धन्यवाद। 10 मिनट चाय पी के बाद यूट्यूब वेबिनार, उसके ऊपर समसामयिक जितने मुद्दे होते हैं उसके ऊपर हमारी राय जानी चाहिए, चाहे फेसबुक के जरिए जावे या जो हम लोकल मीटिंग करते हैं उसको, जैसे अभी सुखदेव जी ने पंजाब में मीटिंग की, वो यूट्यूब के जरिए आया तो लोगों को पता लगा। दूसरों ग्रुपों के साथ इंटरेक्शन का भी हमारी बात कैसे होती है, एक तो ये। और राजस्थान इतना बड़ा है कि इसके ऊपर भी अभी लोकल प्लानिंग जहां तक है, एक साथ के पूरे राजस्थान लेवल की प्लानिंग क्या, वो हम ज्ञापन तक तो ठीक है, कोई एक जनरल लाइन आई और ज्ञापन सब जगह दे दिया, या एक सेमिनार जगह जगह करने की बात है। जोधपुर के अंदर हम लोग बैठ करके, पहले भी हमने तय किया है, अब और दोबारा बैठेंगे कि जैसे पंजाब वालों ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, उसी एग्जाम्पल पर हम भी जोधपुर अपने आप में या हर जिला अपने आप में, देश ये इतने बड़े आबादी है, तो उसके ऊपर जोधपुर वालों ने पिछली बार भी किया था और हम उसको मेक यूज भी करेंगे, जो व्हीकल है वो साथ रखेंगे। तो शुरुआत हम जोधपुर से करेंगे, जोधपुर, सांचौर, जालोर और बाड़मेर, ये 4 के अंदर प्लानिंग करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ गांवों के अंदर जाकर के हम अपनी बात को अपने तरीके से वहां पुटअप करेंगे। सार्क लेवल के ऊपर जो प्लानिंग की बात है वो हमें अभी करनी चाहिए। मैंने सागर जी से बात की है, उनके पाकिस्तान में काफी अच्छे कांटेक्ट हैं, और शशि जी से बात की है कि वो अपना वो कौन सा कार्ड होता है, पासपोर्ट बनावे और श्रीलंका के लिए जाने के साथ में वहां की एक टीम के साथ वहां एक तमिलियन को लेंगे और इनको सागर धारा जी को
और इधर से घनश्याम जी होंगे, ताकि एक टीम जो है मेरी तरफ से है प्रपोजल, घनश्याम जी होंगे नहीं होंगे वो तो मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, ये जाकर के श्रीलंका के अंदर अपनी बात को रखे और वहां से लोग आए। बांग्लादेश के अंदर एक मैं समझता हूं वहां की लोकल भाषा के लिए भट्टाचार्य और उनके साथ के अंदर नहीं, ज्योतिर्मय गोस्वामी, ज्योतिर्मय गोस्वामी और साथ में रूप जी, दो तो हो ही हो, बाकी तीसरा चौथा कौन? दीदार सिंह, ठीक है। ये जाए। पाकिस्तान के अंदर नंबर आएगा सुखदेव जी का, नेपाल वालों का और सागर रेवाड़ी पाकिस्तान जानेंगे और वहां से प्लानिंग करके आवे। और नेपाल के अंदर जो होगा सार्क, उसके अंदर आपका 4-5 वहां के मंत्री होंगे, शायद राष्ट्रपति भी आवे, और NSCPM के एजेंडे के ऊपर अभी तक जोधपुर के अंदर हमने दूसरों के साथ इंटरेक्शन किया, या संयुक्त मोर्चे के अंदर हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन किया। अब हम जोधपुर के अंदर NSCPM को एजेंडे लेकर के इंडिपेंडेंट जाएंगे और दूसरे लोगों को जोड़ेंगे। ये हमारी प्लानिंग का मुद्दा जोधपुर में ऑलरेडी तय हो चुका है। 5-6 दिसंबर के अंदर जाने के लिए वहां नेपाल की ऑल नेपाल कॉन्फ्रेंस है 5 और 6 दिसंबर को वहां काठमांडू में रखी है। और हमारी तरफ से कौन कौन जाए, तो मेरी तरफ से जो प्रस्ताव है उसमें एक तो सज्जन कुमार जाए, और क्योंकि वो लैंग्वेज का कई बार मैंने ये अनुभव किया, खासकर मैं आगे नाम बोलने से पहले, कि जब वो नेपाली बोल रहे थे ना, तो मेरा भी मन करा बाहर जाके घूम के आ जाऊं। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार ये जो यहाँ मीटिंग चल रही है जोरदार, और ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, तो भाषा एक बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर हिंदी उनको काफी अच्छी समझ में आ जाती है, हिंदी में अच्छी समझ में आती है। तो 2 आदमी, कम से कम मिनिमम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 ये आदमी जाने चाहिए नेपाल की उसके अंदर एक तो हो गए सज्जन कुमार, दूसरा नाम कौन है? हैं? क्या? देखो वहां पर तो चर्चा जो होगी ना वो गहराई से करने वाली है। मनिराम जाए कोई जाए, हम नाम बता दे कोई कौन है जो वहां फिट बैठ सकते हैं, वो जो भी है 2 मिनिमम तो 2 जाने चाहिए। मेरा नाम ले लिया तो यार शशि को तैयार करना ना मेरे साथ। शशि को तो सार के लिए लगा दिया हमने, मैंने लगा दिया। नहीं, इनके पास कोई वो पासपोर्ट नहीं है, केवल नेपाली जा सकते हैं। मैं भी, मेरी भी पोजीशन यही है, वो नहीं है पासपोर्ट बनाएंगे, 15 दिन तय हो गया ना, बना हाँ वो हो गया, कार्यालय भी तय हो गया। नहीं, ना बनेगा तो ना बने। नहीं मैं यूं कह रहा हूं, इनका कार्यालय भी तय हो गया, उनका मुलुंड कहाँ पड़ेगा, आप पासपोर्ट कहाँ पड़ेगा? अच्छा चलो, उससे पहले आप ये नेपाल अभी जा सकते हो, तो 4 और 5 दिसंबर को है, 4-5 दिसंबर को नेपाल आपके लिए प्रस्ताव आया है। ये ठंड लगती है। दूसरा, चाहे प्लानिंग हो चाहे एक्शन हो, साफ साफ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि आपकी बात का क्लियर कट बात जानी चाहिए NSCPM की, तो हम जाकर के, कोई कहता ना हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सोहन जी ने कहा कि हम स्कूल के बच्चों में काम कर रहे हैं, वो बच्चों में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, वो क्या समझेंगे? 18 साल से नीचे बढ़ो, RSS बनानी तो बढ़ाओ मेरे बाबू, जो 100 साल बाद में कोई रिजल्ट दे। अभी इमीडिएट है, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट में जाते तो मुझे को समझ में आता। आप वहां ऑफिस कर रहे हैं, आपका मान है, सम्मान है, आप भाषण देंगे, मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ टाइम है। नहीं मैं वापस मैं ये प्लानिंग का ही बात है, हमें समय कहां लगाना चाहिए? छोटे बच्चों को पर्यावरण को, वो पर्यावरण इतना ही समझते हैं पेड़ लगाने को, क्या समझाओगे उनको? नहीं करने चलो, नहीं करने से अच्छा, चलो करो, चलो मैं वापिस विड्रॉ कर लिया मैं। न्यू कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास कम है, तो अपना बुढ़ापा देखते हुए और अपनी टीम का एज फैक्टर देखते हुए
3-4 एजेंडे हैं जिनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, जो हमारा प्रपोजल भी है, जो शायद दिलदार सिंह ने क्यों नहीं बताया। एक तो जो फ्रेमवर्क बनाया है 26 जुलाई को, खेती बाड़ी किसान विकास फ्रंट जम्मू कश्मीर, खेती बाड़ी किसान विकास फ्रंट जो है वो एक मास संगठन बनाया जाएगा, जिसके प्री पर आप क्लाइमेट चेंज, फ्रेश वाटर, जो भी आप पानी की शॉर्टेज जो भी है उसको मांग को हम उठा सकते। एक हमने स्पेसिफिक मांग अपने पर्चे में डाली है, हम भी प्रोपेगेट कर रहे हैं। वो खासकर हमारा यहाँ से रावी से लेकर के चनाब और चनाब से लेकर आगे तक, वो है कि जैसे भारत और चाइना के बॉर्डर पर नो फायर एग्रीमेंट हुआ है, ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नो फायर एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एक बॉर्डर बेल्टिंग जो 5-6 किलोमीटर की फ्रेमवर्क में ऊपर आएगा और इसमें कैंपेन चलाई जाएगी। उसमें 3 आदमी एक्टिव हैं, एक समझो तीनों टेलीफोन के ही हैं और प्लस आरएसपुरा वाली टीम, और ये अपने सांबा वाले उसमें सपोर्ट करेंगे, आगे कठुआ वालों को ले देंगे। तो इस तरीके से सारी जो है एक नया एजेंडा इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि लोगों के अंदर एक पीस, नॉन कॉन्फ्लिक्ट और एग्रीकल्चर का एजेंडा तीनों प्रमोट होंगे। एक हमने देखा है कि जो हमारी जो यहाँ की बासमती जिसको जाते हैं एक्सपोर्ट होना चाहिए, उस बासमती को अगर आप फर्टिलाइजर डालोगे तो वो होगी नहीं। उसकी नीड है कि वो नेचुरल हो, उसकी सिर्फ नीड जो है वो एक है कि उसको बर्फानी ठंडा पानी होगा तो वो चलेगा काम। ट्यूबवेल से काम उसका फ्लेवर कम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा इसका क्वालिटी इंप्रूव कराए सरकार, यानी कि फर्टिलाइजर का यूज कम हो और इंडायरेक्टली वहां नेचुरल एग्रीकल्चर। ओरिएंटेशन मार्केट की है, सुन लो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर सियालकोट वाले के लेवल पर बासमती का चावल एक्सपोर्ट होता थे, हमारे वाला लेवल पे एक्सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ पानी को अंडरग्राउंड वाला लगाते हैं, चनाब वाला पानी आता नहीं, उनको मिलता नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस एंगल से भी चीज़ों को, नेचुरल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, किया जा सकता है। ओरिएंटेशन है मार्केट की, पैसे की, मगर टारगेट होगा नेचुरल एग्रीकल्चर। एक लास्ट पॉइंट है बस, और ज़्यादा नहीं, कि ये जो जहाँ भी बात सुन रहा था वहाँ भी हम उसको और एंगल से पेश करते हैं। वो इसलिए ये कह रहा कि मणिराम ने 2-3 बातें उठाई थी, हम उसको और एंगल से कट कर देते हैं कि ड्रोन से वो ड्रग्स आता है, ये अपने एरिया में खूब रपेना चलता है। हम ये कहते हैं या अपनी राय ये रखते हैं कि ड्रोन से ड्रग आना जो है वो अपनी सिक्योरिटी, बीएसएफ, इंटेलिजेंस, रडार क्या कर रहा है, ये सरकार का मैन मेड प्रोपेगेंडा है टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन। ड्रग्स तो आ रहा है पैगासस इसके जरिए, मुद्रा पोर्ट के जरिए, उसमें सारी स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है। 1.5 अरब पॉपुलेशन को अगर आपने कंट्रोल करना है तो बगैर सोशल मीडिया के, बगैर व्हाट्सएप ग्रुप के, बगैर इस टॉक्सिक जो ये एजेंडा है और ये टॉक्सिक ड्रग्स के बगैर आप इतने यूथ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भूत बन जाएंगे, जिन्न बन जाएगा, जो सारी स्टेट को पलट देंगे सर। इसलिए इनको उस पोजीशन में रखो जहां इनको होश न आए, और वो आता है मुद्रा पोर्ट से। अब हल क्या, बस इतनी सी बात है छोटी सी, कि पेगासस एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका मोबाइल को हम ट्रैक कर सकते हैं। साफ कहते हैं लोगों ने, उसमें मुझे पुलवामा वाला नहीं एक्सप्लेन करते क्योंकि उसमें कंफ्लिक्ट आ जाता है और पॉलिटिकल बन जाता है। तो अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है या फीलिंग होती है कि ये ड्रग की सप्लाई कर रहा है, तो उसका नंबर पेगासस में डालो, नीचे से लेकर ऊपर मिनिस्टर तक सारे नंबर उसके लिंक में आ जाएंगे। 2 महीने का, 3 महीने तक। ये पेगासस को क्यों नहीं यूज करते ड्रग्स को पकड़ने के लिए? टेररिस्ट को तो करेंगे, अपने आदमी को भी पकड़ेंगे कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनका फोटो खींच लेते हैं रात को। ये है टेररिस्ट के लेके, वो ड्रग्स वालों को क्यों नहीं? इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है। तो हम ये बातें 3-4 रखते हैं
और उसमें अपनी जो जनरल हवा है जो पानी का वगैरह वो तो आप चलता ही चलता है। और खासकर एक और जो हम रिलीजन से बातें जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड टेम्परेचर है, गॉड गिफ्टेड टेम्परेचर कुदरत ने जो दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने जो धरती का तापमान दिया है, इंसान की गलती ने उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया है। इसलिए उसका समाधान तो यह है कि आप या तो उसको कम करो या उसका खनिजा उतनी तैयार हो, इसलिए खनिजा उतनी लाजमी। ये 4-5 बातें रखना चाहते हैं बस वक्त। सत श्री अकाल और आदाब। आज हम खेती के बारे में इस सेशन में बात कर रहे हैं। खेती को जीवन रेखा माना जाता है। जीवन रेखा का मतलब है कि खेती के बगैर जीवन नहीं होता, क्योंकि खेती भोजन पैदा करती है और भोजन हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए खेती को उत्तम भी बोलते हैं, इसको जीवन रेखा, लाइफ लाइन भी कह देते हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जहां तक एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात है, देखो एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, खेती एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी लोकल लेवल पर कभी भी पॉलिसी नहीं बनी। और खासकर जब से कारपोरेट आया है और जो पॉलिसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, बढ़ाई किसने? रॉकफेलर फाउंडेशन ने और फोर्ड फाउंडेशन ने। उसने जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी को पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट किया गया। और इसीलिए आप देखो कि कनाडा का किसान भी यूरिया फेंक रहा है, पाकिस्तान का किसान भी यूरिया फेंक रहा है, इंडिया का किसान भी यूरिया फेंक रहा है। ये यूरिया पूरे दुनिया में है और डीएपी पूरी दुनिया में फेंका जा रहा है। इसलिए ये जो पॉलिसी बनी है और इस पॉलिसी को कैसे लागू करना है, उसके लिए उन्होंने 2 संस्थाएं खड़ी की। एक कि उनको फाइनेंस कौन करेगा इस पॉलिसी को लागू करने के लिए, वो वर्ल्ड बैंक बनाया। और वर्ल्ड बैंक का अब तक जो मुखिया रहा है, जो अब भी है, जो आने वाले दिनों में भी रहेगा, वो अमेरिकी ही रहेगा। उसका कोई और मुखिया नहीं बन सकता। दूसरा, उसी वर्ल्ड बैंक के पैसों से वहां जहां हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम बड़ी, जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना बड़ी, आपके जहां उदयपुर में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। चलो वो किसी को देवीलाल का नाम दे दिया, किसी को किसी का दे दिया, वो एक अलग बात है। वो बनाने वाले वो है। और जहां तक है कि उसका वाइस चांसलर उनके पूछे बगैर नहीं लगता। पर पंजाब सरकार की जरूरत नहीं है कि वो पीएयू का वाइस चांसलर अपने आधार पे लगा ले। इसलिए एक तो पॉलिसी है, वो वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वो पॉलिसी से उसने हमें करवाया क्या? उसने खेती को जो प्राथमिकता थी पहले हमारे, उसको अधीन कर दिया। आज हमारी खेती इंडस्ट्री के अधीन हो गई है। मतलब बीज तो लेकर बीज, खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, जो भी ट्रैक्टर का डीजल, पेट्रोल वगैरह और ट्रैक्टर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब कौन दे रहा है? ये सब कंपनियां दे रही हैं। दुनिया की 4 कंपनियां हैं जिनका फूड ग्रेन के वर्ल्ड बिजनेस पे 70% से ज्यादा का कब्जा है उनका। वो 4 ही हैं।
और अब वो खेती को कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? वो जीएम में तब्दील करना चाहते हैं। और अब एक नया शगुफा और आ गया। टाइम कम है, बातें ज्यादा करें क्या। अब देखो गडकरी साहब कह रहे हैं कि अब आप वो बायोफ्यूल तैयार करो जी खेती वाले, अब मक्का लगाओ। अब तक तो हम यही सोचते थे और सुनते थे कि खेती आदमियों के खाने के लिए, आदमियों को भोजन के लिए और पशुओं के भोजन के लिए, जीव जंतुओं के भोजन के लिए। जैसे मनी आपने बताया ना कि फलाने के लिए धरती मां दे, कार के लिए तो मांगे ही नहीं थी कभी हमारे बुजुर्गों ने कि कार के लिए हमने वो बनाना है बायोफ्यूल, उसके लिए भी दी हमें मक्का। लेकिन अब गडकरी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो बायोफ्यूल वाली क्रॉप बो, और वो क्रॉप जीएम बोलो, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और बायोफ्यूल ज्यादा बने। और उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है? वो लॉजिक दे रहे हैं कि फिर धुआं कम हो जाएगा। देखो जी प्रदूषण जो बढ़ रहा है यार, पोल्यूशन का जो मुकाबला कर रहा है तो वो बायोफ्यूल से हो सकता है। उनसे पूछने वाला हो कि अगर सारा मक्का, सारा गन्ना, सारा चावल और सारा गेहूं बायोफ्यूल बना लेंगे तो लोग क्या खाएंगे? हमारे जानवर जो हमने इतने इतने घर पे बांध रखे हैं दूध पीने वाले, वो क्या खाएंगे? उनका कोई पॉलिसी में जिक्र ही नहीं है। इसलिए वो कहां जा रहे हैं जीएम की ओर, वो कहां जा रहे हैं बायोफ्यूल की ओर, ये खेती को उधर ले जा रहे हैं। और ताकि एक अच्छा ऐसा आ जाए, अभी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, 4 इन्होंने क्लस्टर बनाए हैं, 10-10 हजार हेक्टेयर के क्लस्टर है। वो एक क्लस्टर है केले का, एक क्लस्टर है अंगूर का, एक क्लस्टर है हल्दी का और एक क्लस्टर है सेब का। और अब 12 पाइपलाइन में है, वो सब्जियों के बनेंगे। पूरी खेती पे किसका कब्जा होगा? वो क्लस्टर कौन बना रहा है? वो सारी बार की कंपनियां बना रही है। इसलिए सचेत होने की जरूरत था कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे क्या खाएंगे। ये तो भूखमरी फैला देंगे। अभी ये जो कह रहे हैं ना कि 5 किलो हम दे रहे हैं अनाज, जब कैलकुलेट करके तो देखो, एक 5 किलो अनाज मतलब जो अनाज दिया जा रहा है एक महीने में एक आदमी को, अगर उसने 3 टाइम खाना है तो एक दिन में 186 ग्राम ही आया। फिर वो 186 ग्राम में पूरे दिन का 3 टाइम का भोजन, चलो 3 भी छोड़ दो, 2 टाइम का भोजन भी कैसे करेगा? और अगर ये बायोफ्यूल वाला लेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा आपको। और जो क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट एग्रीकल्चर को आ रहा है, वो कह रहा है कि 2030 तक अगर क्लाइमेट चेंज को आप मोड़ा ना दे सके तो एग्रीकल्चर नहीं होगी। 2 डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ जाएगा, 1.6 से ज्यादा तो हो गया। 2 डिग्री अगर बढ़ गया तो कोई एग्रीकल्चर नहीं हुई। इसलिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि 5 साल का ही टाइम है। अगर 5 साल के अंदर अंदर हम इन राक्षसों को रोक सके तो हमारी आने वाली जनरेशन इस धरती पे जिंदा रहेगी, नहीं तो वो तड़प तड़प के मरेगी। और इसलिए अब हमारे सामने विकल्प है जो वो यही है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर आए। और प्राकृतिक खेती की ओर आने के लिए हमें 2 तरीके से काम करना पड़ेगा। एक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब यही मतलब वो है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं कि यार प्राकृतिक खेती हो कैसे जाएगी बगैर डीएपी के, बगैर यूरिया के, बगैर जे मतलब ऐसे कैसे हो जाएगी, ये तो कीट ही खा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
हम उनको कहना चाहते हैं कि यार इसको शुरू करो अपने परिवार कि जितना का अपना आपका परिवार है वहां उतने के लिए अगर आपके पास 2 भी कैटल है ना, 2 भी पशु है, उसके बेसिस पे आप अपने परिवार के ऊपर अनाज, दाना, सब्जी और थोड़ा मोटा 2-4 पेड़े फल फ्रूट दे लगा सकते हो। और वो आप करके देखो, उसके लिए उसके करने में हम आपकी फुल हेल्प करेंगे और 2 साल के अंदर अंदर आपका प्रोडक्शन है वो शुद्ध भी हो जाएगा और केमिकल से बराबर भी आ जाएगा उत्पादन में। लेकिन ये हम कर सकते हैं बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये जो खराब किया है हमारी खेती को, वो तो यार वर्ल्ड वाइड खराब किया, पॉलिसी तो उन्होंने बनाई ना खराब करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी खराब होगी, अपना पानी प्रदूषण हो गया, वो पूरे 39% तो पॉलिनेटर ही खत्म हो गए। अभी जो मतलब यूके की एक रिपोर्ट आई है, जो परपरागण करते हैं जिनके बगैर खेती हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं कीटों के बगैर खेती नहीं होती, कीटनाशक के बगैर खेती पहले भी होती थी, आज भी हो सकती है और आज हो भी रही है। हम लोग कुछ थोड़ी मोटी ट्राई कर रहे हैं ताकि लोगों में ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार इसके भी हो रही है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे भी हो जाएगी। और उसके लिए एक हमें सामाजिक तौर पे कोशिश करनी पड़ेगी। वो सामाजिक तौर पे कोशिश करने का मतलब कि खेती की एक अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए उसको स्टेट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 50% बजट मिलना चाहिए। बगैर संसाधनों से कुछ नहीं बढ़ता। अगर संसाधन चाहिए अपने को तो कहां से आएंगे? वो पॉलिसी बने और उस पॉलिसी के तहत वो संसाधन आए, हमारे को 50% बजट मिले और वो बजट लोग कोऑपरेटिव तरीके से अपनी कोऑपरेटिव सभाएं बना के अपने तरीके से उसको खर्च करने का उनको अधिकार मिले। और हम जो फार्मर लोग हैं, हम मिट्टी को हमारा दोबारा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इतनी खाद क्यों डल रही है उसकी मैं आपको एक पंजाब की एग्जांपल देता हूँ कि पहले जब हम 1 किलो फर्टिलाइजर डालते थे तो 50 किलो उत्पादन आता था। आज हम अगर 1 किलो पंजाब में फर्टिलाइजर डालते हैं तो 8 से लेकर 16 किलो ये उत्पादन आता है। मिनिमम 8, मैक्सिमम 16। क्यों इतना उत्पादन क्यों कम हो गया? क्योंकि मिट्टी में जान ही नहीं रही, मिट्टी में पावर ही नहीं रही, मिट्टी की उत्पादकता ही खत्म हो गई है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मिट्टी को प्रोडक्टिव बनाए बगैर कोई नेचुरल एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। नेचुरल एग्रीकल्चर का एक फंडा ये है कि हम मिट्टी को प्रोडक्टिव करें, और नेचुरल एग्रीकल्चर का एक फंडा ये है कि हम लोकल जो जमीन की नेचर है और वहां का जो क्लाइमेट है उसके बेसिस पे क्रॉप लगाएं। जो भी हमारे बुजुर्ग पहले लगाते थे वही आना पड़ेगा हमें। इसको बैक टू नेचर कहो या अपने आप को बचाने का तरीका कहो, और जो भी वो कोई ऐसा अच्छा लगाए हमारे पे लगाते रहे। लेकिन ये जो आजकल, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे ना, हमारे को वाइट चीज है जो चिट्टा है, रंग सफेद और कपड़ा सफेद और भोजन सफेद, सानू सफेद चीजा बहुत पसंद आने लग गई। इस करके मेरे वर्गे का जो कलर भी थोड़ा डार्क है ना, वो पाउडर लगा के वाइट बनने की ट्राई करता है। बहुत लोग क्रीमा पाउडर लगाते हैं कि वो वाइट हो जाए, पर होता आता कोई नहीं है। कोई नेचर ने जैसा आपको बना दिया तो रहोगे वैसे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें चावल और हमें गेहूं दे दिया। हमारा आज जो फूड है 50% वो चावल और गेहूं हो गया, और इसीलिए हमारे अंदर मिनरल की कमी आ रही है। और जो हमारे बाप दादे खाते थे, अगर वो हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, तो हम हृष्ट पुष्ट रहेंगे। इस करके मेरा टाइम हो गया, मैं यही 15 मिनट मेरे बन गए हैं, और मेरा बात कहने में ध्यान कम है, मेरा घड़ी करने ध्यान ज्यादा कि ज्यादा टाइम ना ले लूं कहीं। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूंगा कि
एग्रीकल्चर पॉलिसी पे हमें काम करना चाहिए। और हमने पंजाब में, मन्ना राम जी आपको ये रिपोर्टिंग कर देता हूं कि पंजाब सरकार ने अभी एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च की है, और उन्होंने जब हमारे साथ मीटिंग की थी